Good afternoon, all of you. Good evening. आ गए सब लोग? मेरी आवाज आ रही है? Okay, shall we start? Okay. मैक्सिमम स्पीड वाला सवाल हुआ किसी से? मैक्सिमम स्पीड वाला सवाल हुआ किसी से? डीपीपी के आंसर्स आप नोट कर लीजिए। वन का डी, टू का सी, थर्ड ए, फोर्थ ए सी, फिफ्थ मैच द कॉलम क्यू आर पी आर पी एस पी आर, सिक्स का 10, सेवन का 20 सेंटीमीटर एंड 20/3 सेंटीमीटर। कौन सा क्वेश्चन करें डीपीपी में? कौन सा क्वेश्चन करें डीपीपी में? क्वेश्चन नंबर 2। ओके। डीपीपी नंबर 2 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2। ओके। डीपीपी 4, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। अब इसमें जो है दिया हुआ है कि इमेज की स्पीड ये जो ऑब्जेक्ट है ए बी, इसकी जो ए की इमेज और बी की इमेज बन रही है मिरर में, दोनों की स्पीड इस ऑब्जेक्ट की स्पीड यू का 4 टाइम्स है। ऑब्जेक्ट यू से मूव कर रहा है तो इमेज की स्पीड क्या दी हुई है? 4 टाइम्स दे रखी है। The speed of image of point A is 4u and speed of image B is also 4u. फॉर्मूला हमारा क्या था? ये था फॉर्मूला। तो इसका मतलब जो है जब इमेज की स्पीड ऑब्जेक्ट की स्पीड का 4 टाइम्स है तो m क्या हो गया?
टू हो जाएगा, M2 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ये बात सोचो। हाँ, सोचो भाई। अब मैग्निफिकेशन जो है, जब ऑब्जेक्ट एक जगह पे तो नहीं है, दूरी अलग अलग है, तो एक का M+2 होगा और एक का M-2 होगा। तो एक के F अपॉन F माइनस यू में तो +2 रख दें, और एक के F अपॉन F माइनस यू में -2 रख दें। क्यों भाई? दूरी अलग अलग है तो मैग्निफिकेशन जो है वो तो सेम नहीं हो सकते ना। बी और ए की दूरी अलग अलग है तो मैग्निफिकेशन सेम नहीं हो सकते। तो एक का M+2 कर दिया, एक का M-2 कर देंगे, और जो F है उसकी जगह क्या डाल देंगे? कोऑर्डिनेट है यहाँ पे, इसलिए -F डाल देंगे। पिछली क्लास में कराया था ये फॉर्मूला, मैंने पिछली क्लास में ही कराया था मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। M=I/O -B/U F/F-U, पिछली क्लास में कराया था, नहीं है ध्यान? है ना? अब जो है इसके अंदर, इसको सॉल्व करें, क्या बनेगा देखें। पहले ऊपर वाला लेते हैं। तो एक की दूरी तो F/2 हो गई, है ना? फिर ये वाला लेते हैं दूसरा, -2। क्या बनेगा ये? तो ये जो दूरियां आ गई -F/2 और -3F/2, ठीक है नहीं है? और पूछा क्या था इस क्वेश्चन में? फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? L। ठीक है, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ये क्या है? U, और दोनों केसेस के U, A और B की दूरी हो गई, तो उसको डिफरेंस ले लेंगे तो ऑब्जेक्ट की लेंथ आ जाएगी। एक की F/2 दूरी है, एक की 3F/2 दूरी है। ये दूरी F/2 हो गई, मॉड लगा देता हूं, और ये 3F/2 दूरी हो गई। तो ऑब्जेक्ट की लेंथ L कैसे निकालेंगे? सबट्रैक्ट करके। वेलोसिटी ऑफ इमेज का फॉर्मूला है ये M² वाला ये फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ इमेज का फॉर्मूला है, पिछले से पिछली क्लास में कराया था।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीबीबी का नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछना है? नेक्स्ट कौन सा डाउट है? फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ की बात करते हैं ना। डीबीबी नंबर 4, क्वेश्चन 4। ठीक है, लेंथ एफ के बराबर आ गई ना? क्या हुआ, क्या कह रहे हो? आंसर एल कैसे हुआ? अच्छा, मिडिल, ओके एफ आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन से एफ आना चाहिए। ओके ओके ओके, सॉरी। ओके ओके ओके, चलो। ये डिफरेंस जो है वो एफ आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट की लेंथ एल कैसे होगी? डिफरेंस यदि एफ आ रहा है तो ऑब्जेक्ट की लेंथ एल कैसे होगी? ये देखो, ध्यान से देखो क्वेश्चन को, इसमें दे रखा है इफ द सेंटर ऑफ द लाइन ए बी इज एट अ डिस्टेंस एल फ्रॉम द मिरर। ये दे रखा है ना, एल ये नहीं है, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, ये दूरी मिडिल जो है एल दे रखी है। सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस एल फ्रॉम द मिरर, और ये दूरी देख लो दोनों, f/2 और 3f/2 का मिडिल क्या होगा? ए बी का मिडिल। यदि f/2 ये 3f/2 है, तो मिड पॉइंट की दूरी कितनी होगी? दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस। ये कितना आ रहा है? एफ। और ये कितना आ रहा है? f/2, 3f/2, ए और बी की दूरी हो गई, तो ये डिस्टेंस, ये लेंथ एल हो गई, और लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट linear object is placed ये बच्चों देखो, अपन ने ये तो निकाल लिया कि दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस मिरर से कितनी होगी, एक की f/2 होगी और दूसरे पॉइंट की 3f/2 होगी। तो ये दूरी तो अपन ने निकाल ली, ए की दूरी और बी की दूरी। अब ये डिस्टेंस जो आ गई, दोनों का ऑब्जेक्ट की लेंथ निकालनी है अपने को, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये मिड पॉइंट देखो, मिड पॉइंट कहां पे होगा? मिड पॉइंट कहां पर होगा? क्या आप कह सकते हैं मिड पॉइंट फोकस पे होगा? सोच के बताओ। मिड पॉइंट फोकस पे होगा, ये इससे पता चल रहा है नहीं चल रहा है? और जब ये पॉइंट एल है,
इस डायग्राम को मैं दोबारा बना देता हूं। ये दूरी दे रखी है f/2, ये अपन ने निकाल ली है 3f/2, ठीक है ना। मिडिल पॉइंट की दूरी दे रखी है l, और ये लेंथ अपने को निकालनी है, यही है ना भाई, यही दे रखा है ना। ये तो अपन ने कैलकुलेट कर लिया। अब इसका डिफरेंस देखो क्या है, दिस माइनस दिस, ये f के बराबर है, और इसका और इसका डिफरेंस लें तो ये l/2, l/2, तो ये f/2 भी क्या हो गया, l/2 हो गया, हो गया नहीं हो गया। ये पूरी लेंथ l है, ये l/2 है, तो ये भी तो l/2 हो जाएगी क्योंकि ये पूरी l है। l माइनस l/2 इज l/2, तो ये दूरी l ही तो हो गई। तो f l के बराबर हो गया नहीं हो गया। मिड पॉइंट f पे होगा, ये डायग्राम समझ में आ रहा है क्या। ये देखो ये f/2 और ये f, ये भी f/2 और ये l/2 है और ये l है, तो ये l/2 हो जाएगा f/2 होने की वजह से, तो f l के इक्वल हो गया। ऑब्जेक्ट की लेंथ समझ में आ गई। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। कान्हा कौशिक, स्पैम मत करो। अप्रोच जो है मेहनत करने से बिल्ड होती है, अप्रोच जो है मेहनत करने से बिल्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के सामने एक रियल ऑब्जेक्ट है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसके सामने एक रियल ऑब्जेक्ट है। आपको पता है रियल ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनती है पोलो फोकस के बीच में, है ना। इट कम्स टुवर्ड्स द मिरर, द इमेज ऑल्सो मूव, तो इमेज भी इधर मूव करेगी, ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो इमेज इधर जाएगी। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, एम पॉजिटिव होता है और लेस देन 1 होता है, लेस देन 1 होता है तो वी आई भी लेस देन वीओ हो जाएगा। इन कॉन्वेक्स मिरर, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, हर पोजीशन के लिए लेस देन 1 होगा वैसे तो, इसलिए ए और सी आंसर हो जाएगा। इमेज जो बनती है ऑलवेज बिटवीन पोल एंड फोकस बनती है। इसका मैं आपको रीजन समझाता हूं, कॉन्वेक्स मिरर में रियल ऑब्जेक्ट की इमेज ऑलवेज बिटवीन पोल एंड फोकस क्यों बनती है। रे डायग्राम से इसका मैं रीजन समझा देता हूं। देखो रे डायग्राम से, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर कर्वेचर है। सेंटर कर्वेचर से जाने वाली लाइन नॉर्मल होती है और पैरेलल आने वाली लाइन जो है वो फोकस से आती हुई लगती है ना। ये वाली रे इधर जाती है
तो यदि ऑब्जेक्ट सामने होगा तो नॉर्मल से इसके मुकाबले ज्यादा एंगल बना रही है तो ज्यादा एंगल पे जाएगी, इसलिए कहां कट करेगी प्रिंसिपल एक्सिस को, क्लोजर टू फोकस। इसलिए ऑब्जेक्ट की इमेज कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज कहां बनती है, बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, रे डायग्राम से इस बात को समझ सकते हैं अपन, पैरेलल आने वाली रे फोकस से आती हुई लग रही है, तो सामने से रे आएगी, ज्यादा एंगल पे आ रही है, ज्यादा एंगल पे जाएगी, तो एक्सिस को कहां कट करेगी, बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस कट करेगी। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनती है, बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस। आगे समझ में? जब ऑब्जेक्ट पोल पे आ जाएगा तो इमेज भी पोल पे आ जाएगी, क्योंकि एम वन हो जाएगा, यू जीरो हो जाएगा तो एम वन हो जाएगा एफ अपॉन एफ माइनस यू से। यू जीरो हो गया तो एम वन हो जाएगा, तो वी इक्वल टू यू हो जाएगा। ऑब्जेक्ट पोल पे आ गया तो इमेज भी पोल पे क्यों आ जाएगी? अथर्व, स्पैम मत करो, डोंट स्पैम अथर्व। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पिछली क्लास में बताया था मैंने, रोडो का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 पिछली क्लास में बताया था मैंने, रोडो का सवाल है कि ऑब्जेक्ट और इमेज जो होते हैं जब दिए हुए रहते हैं डिफरेंट डिस्टेंस पर, बताया था या नहीं बताया था कि उनको मिलाने वाली लाइन जो होती है वो सेंटर कर्वेचर होती है, और यदि अपन उसकी प्रोजेक्टेड पॉइंट को मिला देते हैं तो हमें पोल मिल जाता है। ये पिछली क्लास में बताया था ना? है ना? क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूं। जब ओ और आई को मिलाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को सी पे कट करता है, रोडो का सवाल पिछली क्लास में बताया था। ओ की इन्वर्टेड पोजीशन को जब आई से मिलाते हैं तो वो प्रिंसिपल एक्सिस को पी पे कट करता है। लास्ट क्लास का देखना लेक्चर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। रियल ऑब्जेक्ट की, अच्छा कॉन्वेक्स मिरर में रियल इमेज कब बनती है? कॉन्वेक्स मिरर में रियल इमेज जो है ये पोल है, फोकस है, ये सेंटर कर्वेचर है, तो ऑब्जेक्ट यहां होगा तो इमेज यहां बनेगी, यहां होगा तो यहां बनेगी, यहां होगा तो यहां बनेगी, और यहां होगा तो यहां बनेगी। मतलब जब वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है बिटवीन पोल एंड फोकस तो इमेज रियल बनती है कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में रियल इमेज कब बनती है, एक सवाल ये था। तो जब ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस तो इमेज रियल बनेगी। ये कॉन्जुगेट पॉइंट्स हो गए ना, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज यहां है, तो ऑब्जेक्ट यहां होगा तो इमेज यहां बन जाएगी। समझ गए क्या बात को? एक सवाल था कॉन्वेक्स मिरर में रियल इमेज कब बनती है, तो उसका जवाब है व्हेन ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस देन इमेज इज रियल। इसका मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं।
एफ ले लेते हैं कितना 20 सेंटीमीटर, और यू ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर, है ना। तो ये दूरी हो गई 20 और ये दूरी हो गई 10। अब इसका वी क्या आ जाना चाहिए, वी शुड बी नेगेटिव। ये चेक कर लो तुम मेरा फॉर्मूला में डाल के। क्या है मेरा फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। डालो 1/v प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/20। 1/v इक्वल टू 1/20 माइनस 1/10। आ गया नहीं आ गया, ये इमेज रियल बन गई। वी नेगेटिव मतलब इमेज रियल बन गई ना। यदि तुमने मेरे शुरू के लेक्चर देखे हो तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल कब होता है बताया था मैंने, जब रेज इंसिडेंट कन्वर्जिंग होती है। जब इंसिडेंट रेज कन्वर्जिंग होती है, जैसे ये लेंस है और इससे रेज कन्वर्ज हो रही है, और तुमने यहां पे मिरर रख दिया कन्वर्ज होने से पहले, तो ये ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो जाएगा। समझ गए। मैं जो ले रहा था पहले वो ले लेने दो यार एक के भाई, ठीक है ना। तो पहले मैं क्वेश्चन 5 की बात कर रहा था, 5 की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, कॉनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी और उसकी वेलोसिटी एलएचएस में है, इमेज की प्रॉपर्टी और उसकी वेलोसिटी आरएचएस में है। ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। तुम सी ऑप्शन पूछ रहे थे, नेगेटिव वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सेंटर कर्वेचर। तो ये एफ है, ये सी है। जब सेंटर कर्वेचर के बियॉन्ड ऑब्जेक्ट होता है तो एफ और सी के बीच में इमेज बनती है। जब ऑब्जेक्ट यहां होगा तो इमेज यहां बनेगी, और ऑब्जेक्ट इधर जा रहा होगा तो इमेज इधर जाएगी, और ऑब्जेक्ट इधर जा रहा होगा तो इमेज इधर जाएगी। तो सी में वेलोसिटी नेगेटिव है और सेंटर कर्वेचर के बियॉन्ड है, तो क्या होगा, इमेज की वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और बिटवीन एफ एंड सी होगी। और साइज ऑफ इमेज क्या होगी, जब ये एफ की तरफ जा रहा है तो ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो साइज ऑफ इमेज क्या होगी, कम होती जाएगी, क्योंकि मैग्निफिकेशन जो है v बाई यू होता है, v कम हो रहा है और u बढ़ रहा है, तो m कम होता जाएगा तो साइज ऑफ इमेज कम होती जाएगी, तो s हो जाएगा और p हो जाएगा। तो c का आंसर p और s आ जाएगा। ये आसान सवाल था यार, देखो दिस वॉज इजी, यू कुड हैव डन इट। सवाल करो भाई, नोट से कुछ नहीं होता अनिकेत, सवाल करो, सवाल करो, नोट से कुछ नहीं होगा। अब अपन स्पीड वाला क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें कि ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करना स्टार्ट करता है और उसकी इनिशियल डिस्टेंस कितनी दे रखी थी, f/2 दे रखी थी शायद। तो टी टाइम में वो हाफ जी टी स्क्वायर तो गिर जाएगा और जी टी उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, है ना। सी का आंसर कहां दे रखा, सी का आंसर देखो
दोबारा बता दूंगा। टी का आंसर पी एस है, मैंने क्या दिया था? टी का आंसर पी एस है। पी एस ही दिया है, देख लो। टी का आंसर पी एस ही दिया हुआ है। ठीक है भाई। ठीक है अविराज कुमार। एक ही कंप्लेंट है कि क्वेश्चन टफ होते हैं। तो इसमें करना ही पड़ेगा कि एज अ फंक्शन ऑफ टाइम यू लिखना पड़ेगा f/2 माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। ये कोऑर्डिनेट हो गया। और माइनस एफ जो है कॉनकेव मिरर का फोकस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और वेलोसिटी जो है इसको एक्सओ बोल देंगे। और वेलोसिटी जो है वीओ जीटी हो जाएगी। तो हम वी आई इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? माइनस एम स्क्वायर वीओ। तो एफ को माइनस एफ डालना है, एक्सओ को ये डालना है, और वीओ को ये डालना है ना? ठीक है नहीं है? ये टाइम का फंक्शन बन गया। ये इमेज की वेलोसिटी का टाइम फंक्शन बन गया। इसके डेरिवेटिव को जीरो करना पड़ेगा। अब क्योंकि यू बाई वी टाइप ये, हाँ प्रोडक्ट रूल से कर दो। प्रोडक्ट रूल से कर सकते हो, या वी बाई यू की फॉर्म से भी कर सकते हो। वी डी यू इक्वल टू यू डी वी करके भी कर सकते हो, है ना? क्वेश्चन रूल लगा के, क्वेश्चन रूल लगा के एक फंक्शन ऊपर एक फंक्शन नीचे है। तो इमेज की वेलोसिटी मैक्सिमम होने के लिए इमेज का डेरिवेटिव जीरो होगा। कर लोगे? ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो 3f/2 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। नहीं, ये माइनस 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 हाफ जी टी स्क्वायर आएगा। ये माइनस f/2 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस एफ स्क्वायर अपॉन एफ माइनस f/2 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और फिर एक और बार माइनस लगाएंगे तो f प्लस f/2 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। 3f/2 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है? ये समझ में आ गया नहीं आ गया? अब ये u बाई वी टाइप का फंक्शन हो गया। क्वेश्चन टूल लगाओ तो वी डी यू इक्वल टू यू डी वी जीरो करके, वी डी यू इक्वल टू यू डी वी करके आप टी की वैल्यू निकाल सकते हो।
ठीक है, फिर टी की वैल्यू इसमें डाल देना तो मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी। ठीक है, क्वोशंट रूल पता है नहीं पता है? क्वोशंट रूल पता है नहीं पता है? डी ऑफ यू बाय वी, क्वोशंट रूल, वी डी यू माइनस यू डी वी अपॉन वी स्क्वायर। इसको इक्वल टू जीरो करने का मतलब होता है वी डी यू इक्वल टू यू डी वी, मतलब दिस इंटू इसका डेरिवेटिव प्लस इज इक्वल टू दिस इंटू इसका डेरिवेटिव। तो एक को u मान लो, एक को v मान लो, एक बार ये लिखो इसका डेरिवेटिव इज इक्वल टू ये लिखो इसका डेरिवेटिव। ठीक है ना सर? क्यों बच्चों? हम्म, आप में से जो मेहनती होंगे उनसे हो जाएगा, जो मेहनती होंगे उनसे हो जाएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं, नेल्स लॉ पे आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। डिनोमिनेटर में भी तो एफ का नेगेटिव लेंगे, बिल्कुल लेंगे भाई, बिल्कुल लेंगे। मैंने कुछ गलती करी है तो मैं सही कर देता हूं, मैंने यदि गलती करी है तो मैं सही कर देता हूं। एफ को माइनस एफ डालना है, तो यहां मैंने माइनस एफ डाल दिया, यहां पर ये माइनस एफ आएगा, सही कर देता हूं, ये माइनस एफ आएगा, और यहां पर तो मैग्नीट्यूड ही डलेगा, एफ बाय टू है वो, तो यहां पर केवल एक माइनस एफ आएगा। तो जो है ये क्या हो जाएगा, यहां पे और यहां पे कोऑर्डिनेट डलेगा वो, तो यहां पे मैंने कोऑर्डिनेट डाल दिया, यहां पे भी कोऑर्डिनेट डलेगा, माइनस एफ डलेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। और एक्सओ में जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं था, डिस्टेंस थी, एक्सओ में यहां पे माइनस आ गया था, तो यहां पे माइनस आ गया था, ये सही है। तो इसका मतलब जो है क्या हो जाएगा, माइनस एफ है, माइनस एफ कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपन, तो ये प्लस एफ बाई टू माइनस एफ है, तो थ्री एफ बाई टू की जगह क्या लिखेंगे इसे, माइनस एफ बाई टू। तो ये एफ बाई टू प्लस माइनस माइनस का स्क्वायर में माइनस खत्म हो जाएगा, तो एफ बाई टू प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। अब ठीक है, अब ठीक है भाई। ठीक है ना? लेंथी क्वेश्चन है भाई, कोई बात नहीं, लेंथी क्वेश्चन है, मान लिया। ओके, लेंथी क्वेश्चन में गलती हो सकती है, टीचर से भी हो सकती है, स्टूडेंट से भी हो जाती है। ठीक है, स्फेरिकल मिरर में थ्री क्वेश्चन सेट का सेकंड क्वेश्चन, थ्री क्वेश्चन सेट का सेकंड क्वेश्चन आसान है यार, ये तो आईआईटी 91 में जो आया था, जस्ट टचेस द रॉड का मतलब सेंटर कर्वेचर पे होगा वो पॉइंट। यदि ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही जगह बनते हैं तो वो पॉइंट कहां पे होता है, यदि ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही पॉइंट पे होते हैं तो वो पॉइंट कहां होता है, सेंटर कर्वेचर। तो इसका मतलब जो है, जो 13 क्वेश्चन है, थ्री क्वेश्चन सेट का सेकंड क्वेश्चन, उसमें एक रॉड का एक एज सेंटर कर्वेचर पे होगा, और क्या दे रखा है, इमेज इज विच इज रियल एंड इलोंगेटेड, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट इधर की तरफ होगा, तभी इमेज इलोंगेटेड बनेगी। एक एंड सेंटर कर्वेचर पे होना चाहिए और एक एंड फोकस की तरफ होना चाहिए।
ठीक है ना? ये f/3 लेंथ है, तो ये तो दूरी क्या हो जाएगी, ये यदि 2f है तो 2f माइनस f/3, ये दूरी हो जाएगी। अब इसकी इमेज निकाल लो, ये दूरी इमेज आ जाएगी। ठीक है, उससे माइनस कर देना, तो इलोंगेशन इसकी लेंथ में से इसकी लेंथ डिवाइड कर दोगे तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा। मैग्निफिकेशन जो है, जो ऑब्जेक्ट एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा होता है, तो कैसे निकालते हैं? दोनों एंड्स की क्या करो, इमेजेस निकाल लो। तो इस एंड की इमेज तो यही है, इस एंड की इमेज तुमने निकाल ली यहाँ पे, तो ये लेंथ इमेज लेंथ हो गई, ये लेंथ ऑब्जेक्ट लेंथ है। तो मैग्निफिकेशन लेटे हुए ऑब्जेक्ट के लिए कैसे लिखेंगे? दिस लेंथ इमेज लेंथ डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट लेंथ। समझ गए बात को? ये समझ में आ गया क्या? अविराज कुमार का सवाल क्या है? स्फेरिकल मिरर वाले 3 क्वेश्चन दिए थे ना? हाँ, उसी की बात कर रहे हैं अपन। उसमें कौन सा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालनी है? हाँ, उसमें आंसर तुम कह रहे हो 5 आ रहा है। मैं तरीका बता सकता हूँ, तो तरीका क्या है? तरीका ये है उसमें कि भाई 30 सेकंड में इमेज कहां से कहां मूव कर रही है दिया हुआ है, तो दोनों की ऑब्जेक्ट पोजीशन निकाल लो। इमेज जो है 25/3 से 50/7 पे पहुंच गई, तो दोनों की ऑब्जेक्ट पोजीशन निकाल लो। इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, 3 क्वेश्चन सेट का थर्ड क्वेश्चन आईआईटी में आया था 2010 में। आईआईटी में जेई एडवांस में 2010 में आया था 2f माइनस f/3, बिल्कुल सही। 2f माइनस f/3 होगा, बिल्कुल सही। थैंक यू आरिफ। मैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहा हूं। उसमें इमेज की पोजीशन 25/3 से 50/7 हो गई, तो 25/3 की करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट पोजीशन निकाल लो, 50/7 की ऑब्जेक्ट पोजीशन निकाल लो करस्पॉन्डिंग, और फिर स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट निकालने के लिए उन पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करके 30 सेकंड टाइम से डिवाइड कर दो। ठीक है? ओके, तो डाउट्स हो गए आपके सारे? इससे ज्यादा टाइम अपन डाउट्स के लिए नहीं ले सकते, इससे ज्यादा टाइम डाउट्स के लिए नहीं ले सकते। स्नेल्स लॉ की बात करी थी लास्ट क्लास में, उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि यदि ये रे अभी तो डेंसर मीडियम में जा रही है, यदि डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, यदि ये रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा? ये वाला कौन सा केस था? n2 मोर देन n1। तो यदि डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है रे, तो नॉर्मल से अवे बेंड होगी। आर विल बी मोर देन आई।
ये बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, फॉर्मेट प्रिंसिपल बता दिया था मैंने कि जो है इस फॉर्मेट प्रिंसिपल से इसको डिराइव कर सकते हैं अपन। तो एक कंडीशन इसमें आती है कि यदि मैं इंसिडेंस का एंगल बढ़ाऊंगा और रिफ्रैक्शन का एंगल भी बढ़ेगा, इफ आई इंक्रीजेस आर ऑल्सो इंक्रीजेस। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो यदि जो है आर बढ़ के 90 डिग्री हो जाए, आई को बढ़ा रहे हैं हम, आई को बढ़ाते बढ़ाते जब आर 90 डिग्री हो जाता है, डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहे हैं। दिस इज डेंसर मीडियम एंड दिस इज रेयर मीडियम। बताया था रेयर मीडियम में नॉर्मल से हमें बेंड करती है रे। तो डेंसर से रेयर मीडियम में जाने पर जब रे जो होती है 90 डिग्री पे जाती है, तो उसे बोलते हैं करती हुए जाना, ग्रेजिंग। कंडीशन क्या कहलाती है? नॉर्मल के साथ जब एंगल 90 डिग्री अप्रोच कर जाता है तो ग्रेजिंग कंडीशन कहलाती है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो रेयरर होता है। डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर वो है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। N1 और N2 में जो ज्यादा होगा वो डेंसर, जो कम होगा वो रेयरर। जैसे मैं बात करूं एयर की, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, बाकी सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होंगे? 1 से ज्यादा होंगे, तो बाकी सब मीडियम एयर के मुकाबले डेंसर हो गए। एयर हो गया रेयर मीडियम। ठीक है? तो ये जो होता है कंडीशन जब आती है, तो इस एंगल को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल एंगल। लाइट बेंड क्यों करती है जब मीडियम बदलता है? तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, हाइगन्स प्रिंसिपल में जवाब ढूंढेंगे इसका। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि ये लाइट की बेंडिंग जो होती है, इसका जवाब जो है हम हाइगन्स प्रिंसिपल वेव ऑप्टिक्स जब पढ़ेंगे तब मिलेगा। ठीक है भाई? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है वो समझ लो। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यदि आपका डेंसर मीडियम में इंसिडेंस का एंगल थीटा सी से ज्यादा हो जाता है, डेंसर मीडियम में क्रिटिकल एंगल से ज्यादा जब इंसिडेंस हो जाता है, तो वो रेयर मीडियम में रे नहीं जाती, वापस डेंसर मीडियम में चली जाती है। ये बात समझ में आ रही है क्या? डेंसर मीडियम में जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे रे का इंसिडेंस होता है, ये मैंने बताया था। रेयर मीडियम में ग्रेजिंग एंगल कब आता है? जब डेंसर मीडियम में इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल पे होता है, तब रे ग्रेज होती हुई चली जाती है रेयर मीडियम में, आर 90 हो जाता है। तो यदि ये एंगल इंसिडेंस का 90 से मतलब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा डेंसर में, ये, तो फिर क्या होगा? रेयर मीडियम में जो रिफ्रैक्शन हो रहा था वो बंद हो जाएगा। रिफ्रैक्शन डज नॉट अकर, रिफ्रैक्शन डज नॉट अकर। रिफ्रैक्शन कब नहीं होता है? रिफ्रैक्शन तब नहीं होता है जब डेंसर मीडियम में क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे रे का इंसिडेंस होता है। व्हेन इंसिडेंस ऑफ रे इन डेंसर मीडियम at angle
ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये समझ गए बात को? डेंसर मीडियम में जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे रे का इंसिडेंस होता है तो रिफ्रैक्शन अकर नहीं होता है। इसको इस तरह से भी ध्यान रखो कि यहां पर जो होता है, जब भी रिफ्रैक्शन हो रहा था तब एक थोड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी वापस जा रही थी, पार्शियल रिफ्लेक्शन कहते हैं जिसे। ये पार्शियल रिफ्लेक्शन था। ये और चीज होती है, ये आपने डे टू डे लाइफ में देखी होगी। ग्लास में आपको दूसरी तरफ का भी दिखता है और अपनी परछाई भी दिख जाती है, पेंट सी। देखा नहीं देखा ये कभी? दूसरी तरफ का भी दिख जाता है ग्लास में और अपनी परछाई भी दिख जाती है। तो अपनी परछाई दिखती है वो किसकी वजह से दिखती है? पार्शियल रिफ्लेक्शन की वजह से दिखती है। ये बात हरदम ध्यान रखो, जब क्रिटिकल एंगल से कम पे रिफ्रैक्शन हो रहा था तो पार्शियल रिफ्लेक्शन भी हो रहा था। जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे आएगा तो रिफ्रैक्शन बंद हो जाएगा और जो रिफ्लेक्शन पार्शियल था वो क्या हो जाएगा? टोटल हो जाएगा। रिफ्रैक्शन जब स्टॉप हो गया तो इस रिफ्लेक्शन को टोटल क्यों बोलने लग गए? क्योंकि जब क्रिटिकल एंगल से कम पे रे आ रही थी तब भी रिफ्लेक्शन हो रहा था, तब उसका नाम क्या था? पार्शियल था। वर्ड टोटल को किस कॉन्टेक्स्ट में समझना है? वर्ड टोटल का कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये रिफ्लेक्शन पार्शियल था कब? जब आई थीटा सी से कम था। डेंसर मीडियम में इंसिडेंस जब क्रिटिकल एंगल से कम था, लेस देन थीटा सी, तब भी रिफ्लेक्शन हो रहा था। तब रिफ्रैक्शन था बट रिफ्लेक्शन भी हो रहा था, पेंट रिफ्लेक्शन। ठीक है? अच्छा, क्रिटिकल एंगल किस पे डिपेंड करता है? यहीं से अपन निकाल लेते हैं, दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस पे डिपेंड करता है। क्रिटिकल एंगल कैसे निकालते हैं? स्नेल्स लॉ से निकाल सकते हैं। डी फॉर डेंसर, आर फॉर एरर। क्रिटिकल एंगल कैसे निकालेंगे? स्नेल्स लॉ लगा के। एन डी साइन थीटा सी इज इक्वल टू एन आर साइन 90। ये क्रिटिकल एंगल होता है। आर फॉर रेयर, डी फॉर डेंसर। पेयर ऑफ मीडियम का क्रिटिकल एंगल कैसे निकालते हैं? रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय डेंसर मीडियम का क्रिटिकल एंगल। जैसे मैं बात करूं, ग्लास है और एयर है, तो एन आर क्या हो गया? 1 हो गया। एन डी क्या हो गया? 3/2 हो गया। होगा नहीं होगा? तो एयर ग्लास इंटरफेस का क्रिटिकल एंगल क्या कैसे निकालेंगे? एनआर को 1 डाल देंगे, एनडी को 3/2 डाल देंगे, तो कितना बन जाएगा? साइन थीटा सी 2/3। तो 2/3 का साइन इनवर्स जो है, टेबल में से देखना पड़ेगा या कैलकुलेटर से देखना पड़ेगा, लगभग 42 डिग्री होता है। अब लगभग 42 डिग्री कैसे सोचें? ये देखो, ये है लगभग 0.66 है ना। आपको ये पता है कि साइन ऑफ 37 डिग्री जो होता है 0.6 होता है और साइन ऑफ 45 डिग्री जो होता है 0.7 होता है। ये पता नहीं होता, 0.707। अब 0.66 का साइन इनवर्स क्या होगा? लगभग इसके बीच में होगा, तो 42 डिग्री के आसपास आता है। 1/√2 जो होता है, ठीक है, ये समझ में आ गया? एयर ग्लास इंटरफेस का क्रिटिकल एंगल, एयर ग्लास का क्रिटिकल एंगल लगभग कितना होता है? 42 डिग्री के आसपास होता है।
तो यदि ग्लास में आती हुई रे, ये ग्लास है, और इसमें यदि आती हुई रे 40 डिग्री पे आएगी, तब तो वो बाहर रिफ्रैक्ट हो जाएगी। और यदि 45 डिग्री पे आएगी तो उसका TIR हो जाएगा। ये समझ में आ गया क्या? ग्लास से एयर का क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है। इसका क्या मतलब है कि यदि ग्लास से आने वाली रे एयर में 40 डिग्री पे इंसिडेंट हुई, तब तो एयर में बाहर निकल जाएगी। और यदि 45 डिग्री पे आई तो क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे इंसिडेंस हो रहा है तो TIR हो जाएगा। ठीक है। राघव पारेशर कह रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अभी नहीं हुई है। मैं क्या इनवर्स बोल रहा हूँ यार, 11वीं पास कर चुके हो, 12वीं का कोर्स पढ़ा रहा हूं मैं। है? ये तुम्हें नहीं पता क्या? sin 37 डिग्री 0.6। ओके, चलो आगे करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया क्रिटिकल एंगल क्या होता है और TIR क्या होता है। वो बोर्ड में जो सवाल पूछा जाता है, यदि TIR के लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या है, व्हाट आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR किसको बोल रहे हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को बोल रहे हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? तो नेसेसरी कंडीशंस क्या है? दो कंडीशंस है। कौन सी है वो दो कंडीशंस? एक तो डेंसर मीडियम में इंसिडेंस होना चाहिए रे का, इंसिडेंस ऑफ रे मस्ट बी इन डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम में आने वाली रे का TIR कभी नहीं हो सकता। रेयर मीडियम में आने वाली रे का TIR नहीं हो सकता। और एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी मोर देन क्रिटिकल एंगल। ये TIR समझ में आ गया? TIR समझ में आ गया क्या? ठीक है। चलो एक JEE एडवांस का सवाल करते हैं। एक JEE एडवांस का सवाल करते हैं। ठीक है ना? आपकी शीट में है वो सवाल। TIR पे एक सिंपल सा सवाल करेंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ओके, सवाल इस तरह से है, आपकी शीट में तो नहीं है, बट है वो JEE एडवांस का ही सवाल। ओके, दिस इज JEE 2005। सिंपल सा सवाल है, आपका मोरल बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, सवाल इस तरह से है कि ये तीन मीडियम है। ठीक है, ये तीन मीडियम है। μ1 की वैल्यू है √2, μ2 की वैल्यू है 2,
और μ3 की वैल्यू है √3। ठीक है। अब आपको दे रखा है इसके अंदर रे का इंसिडेंस 2 में। देखो नोट करो, ये वैल्यू है 1.4 और ये वैल्यू है 1.7। ये दोनों से डेंसर है या नहीं बीच वाला मीडियम? बीच वाला मीडियम दोनों से डेंसर है या नहीं है? है ना? बीच वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, ऊपर वाला है √2, नीचे वाला है √3। ये दोनों से डेंसर है। क्वेश्चन ये था, व्हाट विल बी मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा in medium 2 so that ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, so that PIR occurs at both interfaces 1 and 3। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? देखो, हाँ, देखो सवाल समझ में आ रहा है क्या? थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी जिससे कि दोनों इंटरफेसेस में TIR हो जाए? बहुत आसान सवाल है ये। दोनों फेसेस पे TIR हो जाए, उसके लिए थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? जेई एडवांस 2005 का सवाल है, आपको मैं टाइम दे रहा हूं। ऑप्शन भी दे देता हूं, चलो। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, डन। अब ऑब्वियसली दोनों जगह क्रिटिकल एंगल निकालने पड़ेंगे। यहां का क्रिटिकल एंगल आएगा NR/ND करेंगे तो 1/√2 से 45 डिग्री, और यहां का एंगल आएगा NR/ND करेंगे तो √3/2 से 60 डिग्री। तो 45 डिग्री और 60 डिग्री दोनों इंटरफेस के क्रिटिकल एंगल हो गए। ठीक है ना? 45 डिग्री और 60 डिग्री दोनों इंटरफेसेस के क्रिटिकल एंगल हो गए। अब अपने को मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा पूछा है। यहां पे TIR होने के लिए 45 से ज्यादा होना पड़ेगा, और यहां पे TIR होने के लिए 60 से ज्यादा होना पड़ेगा। और दोनों जगह TIR हो तो आंसर क्या आएगा? ऑब्वियसली 60 आएगा। 60 से ज्यादा होने पे वो ऑटोमेटिकली 45 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए इस सवाल का जवाब होगा 60 डिग्री। समझ में आ गया सवाल? ये सवाल समझ में आ गया क्या? है ना? मुश्किल नहीं था ना? ओके, नाइस। हो गया, हो गया, हो गया। अभी भी डाले जा रहे लोग आंसर। सी 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 डाले जा रहे हैं। चलो, गुड, नाइस।
एक्सप्लेनेशन दोबारा बताऊं? एक्सप्लेनेशन ये है कि सवाल का मिनिमम एंगल ऑफ थीटा पूछा था, सो दैट टी आई आर अकर्स एट बोथ इंटरफेसेस। एंगल थीटा मिनिमम कितना होगा, सो दैट टी आई आर अकर्स एट बोथ इंटरफेसेस। तो यहां पे क्रिटिकल एंगल निकाला 45 डिग्री आया, यहां पे क्रिटिकल एंगल निकाला 60 डिग्री आया। तो क्रिटिकल एंगल का मतलब ये होता है कि डेंसर मीडियम में उससे ज्यादा होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहां पे 45 से ज्यादा एंगल पे टी आई आर होगा, यहां पे 60 से ज्यादा एंगल पे टी आई आर होगा। तो जब यहां पर अपन दोनों का 60 से ज्यादा वाला एंगल चूज करेंगे तो दोनों जगह वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। क्योंकि जब रिफ्लेक्शन होगा यहां से हो, तो सेम जो थीटा यहां पे वही थीटा यहां पे होने का, यहां पे भी थीटा आ जाएगा। ये सब एंगल बराबर हो जाएंगे ना, पैरेलल है इंटरफेसेस, ये सब एंगल बराबर हो जाएंगे पैरेलल होने की वजह से। तो जो यहां पे थीटा की वैल्यू है वही थीटा की वैल्यू यहां पर है। टी आर जब यहां होगा तो यहां भी इंसिडेंस एंगल थीटा हो जाएगा। तो यहां पे टी आर होने के लिए 45 से ज्यादा होना पड़ेगा, यहां पे टी आर होने के लिए 60 से ज्यादा होना पड़ेगा, और दोनों जगह टी आर होने के लिए 60 से ज्यादा वाली कंडीशन दोनों जगह टी आर करवा देगी। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यदि आपको करना है तो एचसीवी का एक सवाल देता हूं, सॉल्व एग्जाम्पल। घर पे बड़ा अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सॉल्व एग्जाम्पल 10 ऑफ एचसीवी। सॉल्व एग्जाम्पल 10 ऑफ एचसीवी बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आईआईटी में 2-3 बार सवाल आ चुके हैं उसके ऊपर, जेई एडवांस में। और वो सवाल इस तरह का है कि ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, और सपोज मान लेता हूं ये एयर है और यहां का डेंसर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन है। तो क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/n √2 मान लेता हूं। तो क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 45 डिग्री। अब ये दे रखा है कि यहां पे जो इंसिडेंस हो रहा है वो 45 डिग्री से जस्ट ज्यादा पे हो रहा है, 45 डिग्री से स्लाइटली मोर देन 45 डिग्री। थीटा इज स्लाइटली मोर देन 45 डिग्री। ये सवाल, ये गिवन है, ये गिवन है, थीटा इज स्लाइटली मोर देन 45 डिग्री। तो यहां पे क्या हो जाएगा, टी आर हो जाएगा। ठीक है ना, यहां पर टी आर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये मैं सॉल्व एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं जिसपे आईआईटी में सवाल आए थे। अब क्या कर रहे हैं इसमें कि एक यहां पर एक स्लैब रख देते हैं, यहां पर एक स्लैब रख देते हैं और दो केसेस लेते हैं। एक केस वो स्लैब है जिसमें एन डैश मोर देन √2 है, और एक केस है वो स्लैब का जिसमें एन डैश लेस देन √2 है। केस 1 एन डैश मोर देन √2 और केस 2 एन डैश लेस देन √2। आपको ये समझ पता लगाना है कि रे जो है का इन दोनों केसेस में क्या होगा। विल इट गो इनटू द एयर, will it go into the air or will it come into this medium n equal to √2। फाइनली जो है ये इंट्रोड्यूस हो जाने के बाद रे इधर जाएगी या इधर आएगी, इन दोनों केसेस में ये पता लगाना है। दो केसेस ले रहे हैं एन डैश के, एक केस है √2 से ज्यादा वाला और एक केस है एन डैश का √2 से कम वाला। आपको दोनों केसेस में ये बताना है व्हाट विल हैपन टू दिस रे अल्टीमेटली, विल इट गो इनटू द एयर और विल इट कम बैक इनटू द n equal to √2 मीडियम।
विल इट बी रिफ्लेक्टेड और विल इट बी ट्रांसमिटेड? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? ओके, एनालाइज करते हैं अपन। तो पहले ये वाला लेते हैं, एन डैश मोर देन √2। यदि एन डैश मोर देन √2 हुआ तो ये रेयर हो गया या डेंसर हो गया? और रेयर से डेंसर मीडियम में रेज आती है तो इसका यहां पर जो है क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्शन हो जाएगा। और ये एंगल अपन फाइव मान लेते हैं, ठीक है नहीं है? इस एंगल को 45 डिग्री मान लेते हैं, ये 45 डिग्री है, तो √2 sin 45 √2 sin 45 इज इक्वल टू एन डैश साइन फाइव। इससे साइन फाइव की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? 1 बाई एन डैश। साइन 45 1 बाय √2 है, तो साइन फाइव 1 बाय एन डैश हो गया। और ये क्योंकि ग्रेटर है इसलिए फाइव भी स्लाइटली ग्रेटर होगा। एक्चुअली फाइव इज स्लाइटली मोर देन। बताओ स्लाइटली मोर देन क्यों है? बताओ स्लाइटली मोर देन क्यों है? क्योंकि ये जो एंगल है वो 45 नहीं है, स्लाइटली मोर देन 45। तो 5 इज स्लाइटली मोर देन 1 बाय एन डैश हो जाएगा। जब यहां पे वैल्यू 45 से ज्यादा आएगी तो 5 ही क्या हो जाएगा? 1 बाय एन डैश से ग्रेटर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? साइन इनवर्स 1 बाय एन डैश से ग्रेटर। और साइन इनवर्स 1 बाय एन डैश से ग्रेटर होने का क्या मतलब हो गया? जो अगली बाउंड्री है 1 बाय एन डैश क्या है? वहां का क्रिटिकल एंगल है साइन इनवर्स 1 बाय एन डैश। ये 1 है, ये एन डैश है, तो 1 बाय एन डैश यहां का क्रिटिकल एंगल से फाइव यदि ग्रेटर है तो यहां पर टी आर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा टी आर यहां पे? दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग। और जब यहां पे वापस आएगा तो ये रे इधर आ जाएगी, रिवर्स होकर रिवर्सिबिलिटी लगेगी, फाइव से वापस थीटा पे बाहर आ जाएगी। पहला केस समझ में आ गया क्या? पहला केस समझ में आ गया क्या? फाइव इज स्लाइटली मोर देन साइन इनवर्स 1 बाय एन डैश। और साइन इनवर्स 1 बाय एन डैश क्या है? यहां का क्रिटिकल एंगल है। क्रिटिकल एंगल से ज्यादा पे इंसिडेंट हो रही है तो यहां पे टी आर हो जाएगा। केस 2 की बात करते हैं, चलो केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में एन डैश लेस देन √2 है। एन डैश यदि √2 से लेस होगा तो ये डेंसर हो गया, ठीक है ना? बट केस 2 बात करते हैं, तो एन डैश लेस देन √2। तो ये एंगल जो है क्रिटिकल एंगल क्या हो जाएगा यहां पे? 1 बाय √2 से जैसे ही एनआर बढ़ाएंगे क्रिटिकल एंगल बढ़ जाएगा। एनआर की वैल्यू बढ़ा दी ना अपन ने, यहां पे एयर था तो क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री था, अपन एनआर की वैल्यू बढ़ा दी
तो क्रिटिकल एंगल बढ़ जाएगा, है ना। जब यहां एयर 1 था तो ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा था। अब अपन ने एनआर की वैल्यू बढ़ा दी, एनआर की वैल्यू बढ़ा दी तो क्रिटिकल एंगल बढ़ जाएगा, तो 45 से ज्यादा हो जाएगा क्रिटिकल एंगल। तो रे का यहां पे क्रिटिकल एंगल बढ़ जाने से क्या हो जाएगा, रे रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, रे रिफ्रैक्ट हो जाएगी तो इस एंगल को अपन निकाल सकते हैं, √2 sin 45 इज इक्वल टू n डैश sin 5। तो n डैश sin 5 कितना हो गया, 1/n डैश। ठीक है ना। अब यहां पर क्या है, एयर है। एनआर अपॉन एनडी में, एनआर अपॉन एनडी में यहां पे क्रिटिकल एंगल क्या हो गया है, एनआर 1 है और एनडी जो है √2 से कम हो गया, तो डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, तो क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री से बढ़ जाएगा। थोड़ा सा 1 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, थोड़ा दिमाग लग रहा है इसमें। मैं भी पानी पी लूं। ओके। यहां पे क्रिटिकल एंगल का क्या होगा ये सोचें, इस सेकंड फेज पे, इंटरफेस पे क्रिटिकल एंगल का क्या होगा। इसके साथ क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री था, एनआर अपॉन एनडी, और एनडी की वैल्यू √2 से कम हो गई है, तो एनआर अपॉन एनडी की वैल्यू क्या होगी, डिनोमिनेटर कम हो जाएगा तो बढ़ जाएगी। अब बढ़ जाएगी, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 45 डिग्री से बढ़ गई है, और ये वाला एंगल भी 45 डिग्री से क्या था, ये रेयर मीडियम में जा रही थी ना, 45 डिग्री से ज्यादा था। तो रे का ये 1/n डैश से क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंस हो जाएगा, तो रे ग्रेज होती हो जाएगी। देखो यहां का जो क्रिटिकल एंगल है, कितना है क्रिटिकल एंगल, थीटा सी, साइन थीटा सी क्या है यहाँ पे, 1/n डैश है, नहीं है साइन थीटा सी 1/n डैश। और यहां का साइन फाई कितना आ रहा है, साइन फाई कितना आ रहा है, 1/n डैश। तो फाई इक्वल टू थीटा सी, तो रे क्या होगी, ग्रेज होती हो जाएगी। बट यदि ये एंगल स्लाइटली मोर देन 45 डिग्री है, मोर देन 45 डिग्री है, ये मोर हुआ, ठीक है, 45 स्लाइटली मोर हुआ, तो ये भी मोर हो जाएगा, तो इसका भी टी आई आर हो जाएगा। ठीक है, नहीं है, ये जो है क्रिटिकल एंगल है या नहीं है, फाई इक्वल टू थीटा सी। तो एक्चुअली में यदि ये एंगल थीटा 45 डिग्री से ज्यादा हुआ, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/n डैश से ग्रेटर हो जाएगा। तो ये एंगल साइन इनवर्स 1/n डैश से ग्रेटर हुआ, तो इस केस में भी रे क्या हो जाएगी,
का TIR हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब यह है दोनों केसेस में रे वापस आएगी यदि ये एंगल 45 डिग्री से ज्यादा हुआ तो। दोनों केसेस में रे वापस आएगी यदि ये एंगल 45 डिग्री से ज्यादा हुआ तो। ये समझ में आ गया क्या? यहां पे आर्ग्यूमेंट दोबारा सुन लो, दोबारा सुन लो ये आर्ग्यूमेंट कि ये यदि थीटा 45 डिग्री होता तो ये कितना होता? साइन इनवर्स 1/n होता। यदि ये 45 होता तो ये एंगल इंसिडेंस साइन इनवर्स 1/n होता, और साइन इनवर्स 1/n यहां का क्रिटिकल एंगल है। तो यदि ये एंगल बढ़ा तो ये एंगल बढ़ेगा, तो ये एंगल भी बढ़ जाएगा। तो यदि ये एंगल 45 से ज्यादा हुआ तो ये साइन इनवर्स 1/n से ज्यादा हो जाएगा, तो उसका TIR हो जाएगा। यदि मैं इसको 45 बोलता तो यहां पे ग्रेज होती आती। अरुण कह रहा है सर ये मैंने अपने आप से कर लिया था। वेरी गुड अरुण, शाबाश। फाइव थीटा सी क्यों हुआ? ये देखो ये 1 है, ये n' है, तो यहां पे क्रिटिकल एंगल क्या होगा बताओ? ये 1 है एयर और ये n' है, तो यहां पे क्रिटिकल एंगल क्या होगा? साइन इनवर्स 1/n'। ये क्रिटिकल एंगल होगा ना। और 1/n' क्या है यहाँ पे? ये वाला एंगल फाई जो रिफ्रैक्शन का एंगल है। यहां स्नेल्स लॉ लगाओ तुम, √2 साइन ऑफ 45 इज इक्वल टू n' इंटू साइन फाई। तो साइन फाई कितना हुआ? इसको 1 कर देंगे तो 1/n'। तो यदि मैं इसको 45 लेता हूं तो ये फाई कितना आता है? साइन इनवर्स 1/n'। यदि इसको 45 लेता हूं तो ये फाई कितना आता है? साइन इनवर्स 1/n'। तो यदि ये 45 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा हुआ तो ये भी साइन इनवर्स 1/n' से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, और साइन इनवर्स 1/n' यहाँ का क्रिटिकल एंगल है। तो यदि ये 45 से ज्यादा हुआ तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो यहाँ पे TIR हो जाएगा। ठीक है। यदि आप जो है इस लॉजिक को समझ गए हो तो देखो आपको कितना बड़ा काम किया है आपने। ये देखो, ये IIT का सवाल है, JEE एडवांस 2021 का। कितना बड़ा काम किया है आपने यदि ये चीज समझ गए हो तो। देखो JEE एडवांस 2021 के पेपर 1 का सवाल है ये, जो केवल 7.67% बच्चों का सही था। देखो 7.67% बच्चों का करेक्ट रेस्पॉन्स। और ये सवाल बिल्कुल वही सवाल है, ये वही सवाल है, आपके शीट में है ये सवाल, आपकी शीट में है JEE एडवांस 2021 का पेपर 1 का। यू कैन बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ यदि आप ये सवाल कर लोगे तो। केवल 7% बच्चों का सही था। आज की सारी मेहनत जो है आपने जो लगाई है वो देखो, इतना कठिन सवाल जो है अब आपका आराम से हो जाएगा। केवल एक यही सवाल नहीं, एक और सवाल देता हूं मैं आपको जो इसी पे आया था। ये भी कर सकते हो आप, JEE 2022 का था ये, पेपर 2 का। और इसके भी स्टैट्स देखो, 7.4% बच्चों का सही था, बस ओनली 7.4% बच्चों का सही था। अनआंसर्ड 81% बच्चों ने सवाल का जवाब ही नहीं दिया। ये दोनों सवाल जो है आपको दिख जाएंगे एक्सरसाइज 3 में, शीट की एक्सरसाइज 4, सॉरी मेंस नहीं एडवांस। ठीक है, कौन सा नंबर के क्वेश्चन रहे शीट के बता देता हूं मैं आपको। आपकी शीट के कौन से नंबर के क्वेश्चन है बता देता हूं मैं। दोनों आप ट्राई करना, और मैं आपसे पूछूंगा कि आपसे दोनों सवाल हो गए क्या। मेरी आज की क्लास में जो सारी मेहनत है वो सफल हो जाएगी यदि आपसे ये सवाल हो गए तो।
क्वेश्चन नंबर है, देखो, एक तो है क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा वाला क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 है ये, एक्सरसाइज 4 का। और ये वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 7, एक्सरसाइज 4 का। कर लिया नोट भाई? नोट कर लिया क्या आपने? होमवर्क में आपको डीपीपी करनी है, ठीक है? स्फेरिकल मिरर की डीपीपी करो, और एचसीवी के सवाल कर सकते हो टीआईआर पे। टीआईआर पे एचसीवी के सवाल कर सकते हो। ये सॉल्ड एग्जाम्पल जो है ना, मैंने आज जो कराया है वो एचसीवी में दे रखा है, सॉल्ड एग्जाम्पल 10 है वो, ठीक है ना? एक्सरसाइज के सवाल आप कर सकते हो फ्रॉम 25 टू 33। एक्सरसाइज 25 टू 33। ठीक है? शीट के तो 2 सवाल दिए ही सही मैंने। शीट के तो 2 सवाल करने को दिए ही हैं एडवांस के। इरोडो वाले क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं हुआ, इरोडो वाला क्वेश्चन करना है। चलो करते हैं इरोडो में। एक सवाल, 2 सवाल थे, एक सवाल तो अपन ने कर लिया था क्लास में। दूसरा मैग्निफिकेशन के ऊपर सिंपल सा सवाल था, दूसरा मैग्निफिकेशन के ऊपर सिंपल सा सवाल था, हुआ या नहीं? इरोडो वाला क्वेश्चन हुआ या नहीं? मैंने आपको उसकी पिक्चर भेजी थी ना टेलीग्राम पे? इरोडो वाले क्वेश्चन की, हाँ, ओके। 5.27 का एक होमवर्क था, क्या डाउट है इसके अंदर? ए करना है या बी? ए करना है या बी? हो गया? क्वेश्चन कैसे करें, मेरे लेक्चर देखो भाई। मेरे लेक्चर्स देखो। मैं टीआईआर पे और भी क्वेश्चन दूंगा आज आपको, ठीक है? बी ऑप्शन, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 5.27 बी बता देता हूँ। ओके, इन अ सर्टेन पोजीशन द ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इस तरह से ही होता है, जब ऑब्जेक्ट एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और इमेज भी एक्सिस के परपेंडिकुलर बने तो ये ट्रांसवर्स होता है। और जब ऑब्जेक्ट एक्सिस के अलॉन्ग लेटा हुआ हो और इमेज भी लेट जाए तो ये मैग्निफिकेशन जो है वो क्या कहलाता है? लॉन्जिट्यूडिनल। 2 तरह के मैग्निफिकेशन होते हैं, ठीक है? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। जब ऑब्जेक्ट एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, इमेज भी एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, तो वो मैग्निफिकेशन क्या कहलाता है? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। और जब ऑब्जेक्ट एक्सिस के अलॉन्ग लाई कर रहा हो तो इमेज भी एक्सिस के अलॉन्ग लाई करेगी, तब वो मैग्निफिकेशन क्या कहलाता है? लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। ठीक है भाई? ओके, अब इसमें क्या दे रखा है? द ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन एक पोजीशन में -0.5 है और
5 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करते हैं तो वो क्या हो जाता है, -0.25 हो जाता है। ओके ओके। तो एक कॉनकेव मिरर है, डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट सेंटर कर्वेचर के बियॉन्ड है, तभी डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। डिमिनिश्ड इमेज तभी बनती है कॉनकेव मिरर में। और वो मैग्निफिकेशन लेस हो गया, मैग्निफिकेशन क्या हो गया, -0.5 से -0.25 हो गया। इसका मतलब जो है वो ऑब्जेक्ट इधर गया होगा तो इमेज इधर जाएगी और छोटी हो जाएगी। है ना, ये इनिशियल पोजीशन रही होगी और ये फाइनल पोजीशन रही होगी। ये पोजीशन ए बी, ए डैश बी डैश। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अब क्या दे रखा है, डिस्प्लेस्ड बाय 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और पूछा क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ पूछी, है ना। समझ में आ रही है बात? आंसर 2.5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो पहले वाले केस में M1 क्या है, -0.5, और M2 क्या है, -0.25, और पूछा क्या है, फाइंड F। अब क्या करेंगे इसमें, यदि ये दूरी हम x माने तो ये x+5 हो जाएगी, और इसको हम बोल देंगे -f अपॉन -f माइनस एक्स, और इसको क्या बोल देंगे, -f अपॉन -f माइनस ऑफ x+5। ये देखो समझ में आया क्या, ये देखो समझ में आया क्या, कोऑर्डिनेट्स हैं f और u जो है कोऑर्डिनेट्स हैं, तो एक में x -x आएगा, इसमें -(x+5) आएगा। इसको सॉल्व करके f और x की वैल्यू निकालनी है। हो गया भाई, समझ में आ गया क्या? क्वेश्चन मैं दोबारा बता रहा हूं, चलो क्वेश्चन दोबारा बता रहा हूं, पढ़ के बता रहा हूं। 5.27b, determine the focal length of a concave mirror if, determine the focal length of concave mirror if in a certain position of object the transverse magnification is m1 -0.5 and in another position displaced with respect to the फॉर्मर, मतलब इनिशियल पोजीशन से 5 सेंटीमीटर डिस्प्लेस पोजीशन में ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन इज m2 इक्वल टू -0.5। ठीक है, क्या हो गया, मैग्निफिकेशन जो है, उल्टा बोल गया क्या मैं, दोबारा देख लेता हूं। 0.5 से 0.25 छोटा है, 0.5 से 0.25 छोटा है, तो I/O में O फिक्स रखे हैं, और इसकी वैल्यू जब छोटी हो जाएगी तो इमेज साइज मैग्निफिकेशन कम होगा ना। यदि एक में इमेज साइज आधी है और एक में चौथाई है, नहीं तो बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड से मतलब है यार, माइनस साइन तो केवल इन्वर्टेड पोजीशन बता रहा है, माइनस मैथमेटिकली क्यों सोच रहे हो, मैग्नीट्यूड सोचो, इमेज का साइज छोटा हो जाएगा ना। ठीक है ना, साइन तो केवल इसका एक्सिस का दूसरी बाजू इमेज बन रही है, ये बता रहा है, माइनस साइन को इग्नोर कर दो। इस वाले केस में इमेज साइज ऑब्जेक्ट की आधी है,
इस वाले केस में इमेज साइज ऑब्जेक्ट की चौथाई है, तो दूसरे वाले केस में इमेज साइज छोटी हो गई ना। ठीक है भाई, आज का लेक्चर यहीं खत्म करें। मैं टेलीग्राम पे दूंगा आप लोगों को और क्वेश्चंस TIR पे। ठीक है, थैंक यू ऑल, बाय बाय।